बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2022 और आज की इस वीडियो में 20 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो जो खास करके 2022 में आयोजित होने वाले बिहार के परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। डिटेल जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको बताया गया था कि 146 देशों की सूची में भारत को 135वां स्थान मिला है, यानी कि इस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है ये 135 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी में लगे हैं तो ये 2021 का बिहार स्पेशल का वार्षिकांक करंट अफेयर्स है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट, सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम और साथ ही साथ जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी अभी आई है, तो इन दोनों एग्जाम के लिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है और साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो बिहार की तैयारी में या फिर बिहार से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी में मुख्य रूप से लगे हैं, तो ये सारी चीज़ों को जरूर आप लोग देखिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहां पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बढ़ेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में बिहार सरकार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या फिर बिहार शिल्प मेला लगाया गया है। ये हाल ही में एक घोषणा हुआ था और घोषणा के आधार पर जो ये मेला लगाया गया, आपको ध्यान रखना ये हैदराबाद में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कई चीजें हैं जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप नोट करेंगे कि हाल ही में बिहार सरकार की ओर से हैदराबाद में बिहार शिल्प मेला लगाया गया है। दरअसल हैदराबाद में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान बिहार की ओर से इस मेले का आयोजन किया गया है। हैदराबाद में जो अभी मेला का जो आयोजन हुआ है बिहार शिल्प मेला का, इसका आयोजन बिहार की तरफ से उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। और यहाँ से ध्यान रखें, इस मेले की जो अवधि है 15 से 25 जुलाई है। तो 15 से 25 जुलाई तक चलने वाले बिहार क्राफ्ट फेयर में बिहार के कुशल शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों की ओर से बनाए गए हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खादी की सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट है। हालांकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 3 पॉइंट, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया और ये अवधि क्या थी। तो 15 से 25 जुलाई 2022 के बीच ये आयोजन हुआ है हैदराबाद में बिहार के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ेंगे अगले यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि 4 लेन फ्लोत पुल जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है, बताएं कि यह किस जिले में निर्मित हो रहा है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मधेपुरा। ध्यान रखेंगे, कोसी नदी पर बनने वाले 4 लेन फ्लोत पुल पर 2024 तक आवागमन शुरू करने की या फिर शुरू होने की घोषणा की गई है। यह भी हाल ही में खबरों में था, जिस वजह से हमने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है। ध्यान देंगे, यह कोसी नदी पर राज्य यानी कि बिहार में 7वां पुल होगा। इससे पहले बिहार में कोसी नदी पर, जो कोसी नदी बिहार का शोक नदी भी कहलाती है, आप लोग जानते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो कोसी नदी पर इससे पहले बिहार में 6 पुल विद्यमान थे, लेकिन अभी हाल ही में 7वां का कंस्ट्रक्शन कार्य भी शुरू किया गया है। अभी ये इसका कह सकते हैं निर्माण होना है। और इस पुल को बनने से आपको ध्यान रखना है कि मधेपुरा, सुपौल तथा NH 31 के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो पाएगा और साथ ही करीब 29 किलोमीटर लंबाई में NH 106 से NH 106 पर बनने से भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया जिले को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये सारे जिलों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। इन सारे जिलों को यहाँ पर इस पुल से कनेक्टिविटी प्रदान होगा। यहाँ पर आगे हमने ये लिखा है कि इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है ये 1478.4 करोड़ रुपये है और इस पुल का निर्माण मेसर्स एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया जा रहा है। तो नोट कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रश्न से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न की ओर। ये तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर है। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा IIT पटना को 59वां यानी कि 59th रैंक मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2022 में IIT पटना ओवरऑल सूची में जगह बनाने वाला बिहार का एकमात्र संस्थान है। इस सूची की बात करें NIRF 2022 की,
तो इस सूची में IIT पटना बिहार से एकमात्र संस्थान है जिसको इसमें शामिल किया गया है। हालांकि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस रैंकिंग में इस वर्ष जो जारी हुआ यह रैंकिंग, इसमें 8 पायदान IIT पटना नीचे आया है। IIT पटना को ओवरऑल रैंकिंग में 59वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष से तुलना करें तो आपको ध्यान रखना है पिछले वर्ष जो ये रैंकिंग जारी हुई थी इसको 51वां स्थान मिला था। लेकिन अभी हाल ही में 8 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यानी कि नवीनतम रैंकिंग के आधार पर IIT पटना को 59वां स्थान मिला है। लेकिन वहीं पर अगले पार्ट में हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग संस्थानों की, तो इसमें IIT पटना को इस वर्ष 33वां रैंक मिला है। यहाँ फिर ओवरऑल कैटेगरी की बात किया जा रहा है तो इसमें 59वां, जबकि इंजीनियरिंग संस्थानों के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ध्यान रखना इस वर्ष कुछ समय पहले ये रैंकिंग जारी हुआ था, इसमें 33वां रैंक मिला था IIT पटना को। ये सारे याद रखने लायक चीजें हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रैंकिंग वाले प्रश्न। अगला चौथा प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के आधार पर बरौनी रिफाइनरी में किस माह से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई और इस घोषणा के आधार पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्त 2022 से बिहार में जो बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी है यहाँ पर हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। दरअसल यहाँ से आपको याद रखना है कि बरौनी रिफाइनरी में अगस्त 2022 से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू करने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है और यहाँ से उत्पादित हवाई ईंधन को माइक्रो टेस्टिंग के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रमुख लैब कंपनी को भेजा गया है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक कह सकते हैं सैंपल के तौर पर यहाँ से एक कह सकते हैं माइक्रो टेस्टिंग के लिए ब्रिटेन की सबसे प्रमुख जो लैब है वहां पर इस ईंधन को भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद यहां से अगस्त 2022 से कह सकते हैं ईंधन का उत्पादन शुरू होगा। एक जानकारी मैंने आपको कुछ समय पहले दिया था कि हाल ही में राजेंद्र कुमार झा को बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक बनाया गया है, ये जानकारी नोट कीजिएगा। और इसी की जानकारी देते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि बरौनी में ही कह सकते हैं यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद होगी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है, जो कि सोवियत संघ की मदद से 49.40 करोड़ यानी कह सकते हैं 50 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि जो बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना ये किस जिले में है और ये कहाँ है, तो बेगूसराय के बरौनी में है, जिसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ की मदद से तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। इस सीरीज से यही फायदा आपको है कि यहाँ पर आप करंट अफेयर्स तो सीखते ही हैं, साथ ही उनसे संबंधित जो जानकारी होती है वो भी यहाँ पर हम बेहतर प्रयास करते हैं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से मिल पाए, जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं बिहार के कुछ बेसिक से फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना है। हालांकि कल ही मैंने इसकी जानकारी दी है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये बेसिक से फैक्ट है, लेकिन आपको ध्यान रखना कई बार ये आपको एग्जाम में फंसा सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस देश ने 1 सितंबर 2022 से रेल सेवा बिल्कुल मुक्त करने की घोषणा की है। हालांकि यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, लेकिन ध्यान रखिए 1 सितंबर 2022 से रेल सेवा मुक्त करने की घोषणा भी हाल ही में किया गया है स्पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल यहाँ से ध्यान रखेंगे हाल ही में यूरोपीय देश स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने नागरिकों के लिए रेल सेवा बिल्कुल मुक्त करने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार स्थानीय और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए संचालित ट्रेनों के टिकट 1 सितंबर से बिल्कुल निःशुल्क होंगे। आपको ध्यान रखना है जो स्पेन सरकार के द्वारा ये घोषणा हुआ है ये 1 सितंबर 2022 से ये संचालित होगा और इसके तहत ट्रेन टिकट जो होंगे जो स्थानीय और मध्यम दूरी के ट्रेनें होंगे उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क होंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि इसमें लंबी दूरी की यात्रा वाली ट्रेन शामिल नहीं होंगी। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसमें शुल्क देना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर इसी तरह मिलते जुलते कुछ और फैक्ट को देखें तो इससे पहले जर्मनी ने भी लोगों को राहत देने के लिए अनलिमिटेड ट्रेवल का स्पेशल टिकट लॉन्च किया था। साथ ही साथ 2021 के अंत में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी विशेष क्लाइमेट टिकट लॉन्च किया था, जिसके तहत $1267 के क्लाइमेट टिकट पर पूरे महीने लोग सफर कर सकते हैं। तो ये तीनों देशों के बारे में जो यहाँ पर हमने जानकारी दिया, एक तो है जर्मनी, एक है ऑस्ट्रिया और इस साथ ही साथ अभी हाल ही में स्पेन सरकार के द्वारा जो घोषणा हुई, ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा 6वां प्रश्न। प्रश्न की पुरुषों की ICC ओडिया यानी कि वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट आपको ध्यान रखना 18 जुलाई 2022 के आधार पर है।
हालांकि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है, भारत तीसरे स्थान पर है ओडीआई रैंकिंग में। दरअसल यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत जुलाई 2022 में आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में 109 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन बात करें यहीं पर पहले और दूसरे स्थान की, तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूजीलैंड 128 रेटिंग अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बरकरार है, जबकि 121 रेटिंग अंकों के साथ इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। तो टॉप 3 देश जो हैं ये है न्यूजीलैंड, और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, और तीसरे स्थान पर अपना भारत। वहीं पे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान 106 अंकों के साथ चौथे स्थान पर, जबकि बांग्लादेश 98 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। ये आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग की जानकारी यहाँ पर हमने दिया। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2 बार पहले भी मैंने आपको बताया है। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2022 में वर्ष 2021 का आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं। और इस टीम ऑफ द ईयर के 11 खिलाड़ियों में से किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली थी। तो ये सारे कुछ याद रखने लायक बात है। इस आईसीसी के द्वारा जो 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया था टीम ऑफ द ईयर के रूप में, इसमें किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था यह है आईसीसी, और आईसीसी के द्वारा प्रत्येक मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसी खिलाड़ी को चुना जाता है। ऐसे में 2022 वाला यहाँ पर हमने अपडेट किया है, महिला और पुरुष कैटेगरी दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इधर ये महिला कैटेगरी और इधर ये पुरुष कैटेगरी है। जनवरी 2022 की बात करें तो इंग्लैंड के हीथर नाइट को ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं पे बात करें पुरुष कैटेगरी में तो दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को पुरुष कैटेगरी में यह अवार्ड मिला था। जबकि फरवरी 2022 की बात करें तो महिला कैटेगरी में न्यूजीलैंड की एमेलिया केर को, और साथ साथ पुरुष कैटेगरी में भारत के श्रेयस अय्यर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के रेसल्स हैंस महिला कैटेगरी में, वहीं पुरुष कैटेगरी में पाकिस्तान के बाबर आजम। जबकि बात करें अप्रैल महीने की तो एलिशा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और साथ साथ दक्षिण अफ्रीका की केशव महाराज पुरुष कैटेगरी में इस सम्मान से सम्मानित हुए थे। मई 2022 की बात करें तो तूबा हसन जो कि पाकिस्तान की है महिला क्रिकेटर, और पुरुष वर्ग में एंजेला मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के हैं, तो इन दोनों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं पे जून 2022 की बात करें तो मेरी जान कैप जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, और साथ ही पुरुष कैटेगरी में इंग्लैंड के जॉनी बेस्टो को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 2022 तक का अब तक का ये अपडेटेड डाटा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी एग्जाम में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि इस तरह के प्रश्न कई बार पहले भी पूछे गए। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं ये है जॉनी बेस्टो और मेरी जान कैप, जो कि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की क्रमशः है। अब यहाँ पर आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी से जुड़े हुए जो बेसिक्स फैक्ट है, कई बार हालांकि हमने आपको बतलाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आईसीसी का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मोटो है अच्छाई के लिए क्रिकेट। आईसीसी का जो मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर है ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 106 देश आईसीसी के सदस्य हैं। आईसीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी आईसीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा है। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान के हैं, और सीईओ हैं जोफ एर्नाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इससे पहले इस पद पर मनु शाहनी भारत के थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जोफ एर्नाडिस आईसीसी के सीईओ बने हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से नोट करेंगे। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। इस प्रश्न को आप एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। प्रश्न की हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाराणसी को भी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। दरअसल यहाँ से नोट कीजिएगा कि हाल ही में पहली बार वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। हम यहाँ पे बात करें शंघाई सहयोग संगठन की तो इसे शॉर्ट में एससीओ कहा जाता है, और एससीओ की इस नई पहल के तहत उसकी अध्यक्षता जिस देश को हस्तांतरित होगी वहीं की किसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को साल भर के लिए सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता जिस भी देश के द्वारा जिस वर्ष किया जाता है, तो ऐसे में उसी देश के किसी भी एक खास शहर को जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है, तो ऐसे मतलब शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना जाता है, उसको दर्जा दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बात ये शंघाई सहयोग संगठन की, तो हाल ही में ईरान शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है। ये जानकारी आपको कुछ समय पहले दिया गया था। बात करें शंघाई सहयोग संगठन की तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी, और इसका मुख्यालय
चीन के बीजिंग शहर में है। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में शामिल हुए थे। नोट कीजिएगा, यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपको दिया गया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये समझौता अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ है। दरअसल आपको ध्यान रखना, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोनों राज्यों की बात करें तो दोनों राज्यों के बीच यह सीमा विवाद दशकों पुराना है, जो कि सीमा पर स्थित गांव की संख्या को लेकर के ये विवाद है। ये दशकों पुराना कह सकते हैं, सीमा पर जो स्थित गांव है इसको लेकर के सीमा विवाद है। अभी हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस विवाद का समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हमने दो जानकारी आपके साथ साझा किया है, दोनों ध्यान रखेंगे। हालांकि जानकारी पहले दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया, जबकि असम की बात करें तो असम में भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया था। ये सारी जानकारी ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना के युद्धपोत दुनागिरी का जलावतरण कहां से किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जलावतरण किया गया कोलकाता में, हुगली नदी में इसका कह सकते हैं जलावतरण किया गया है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में स्वदेशी युद्धपोत दुनागिरी का जलावतरण किया गया है। दरअसल यहाँ पे बात करें इसके निर्माण की, जो स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत है जिसका नाम है दुनागिरी, इसका निर्माण रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए किया है। और इस युद्धपोत का नाम उत्तराखंड की एक चोटी दुनागिरी के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। उत्तराखंड की एक ऊंची चोटी जो है दुनागिरी, इसी के नाम पर इसका नामांकन किया गया है। हालांकि नौसेना के पास इसी नाम से एक युद्धपोत पहले भी था, जो कि वर्ष 2010 में 33 साल के सेवा के बाद रिटायर हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना, संबंधित जानकारी में ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें इस युद्धपोत की, तो इस युद्धपोत को आपको ध्यान रखना है कि यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A का चौथा जंगी जहाज है। इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना के लिए कुल 7 जंगी जहाज बनाए जाने हैं, जिनमें कभी हाल ही में ये चौथा जंगी जहाज जो है इसका जलावतरण किया गया। 3 का निर्माण अभी और होना है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो 7 जंगी जहाज हैं ये भारत के 7 विभिन्न कोनों में जो मतलब कह सकते हैं चोटी है उनके नाम पर रखे जाने की बात कही गई है। तो ऐसे में भी हाल ही में जो कह सकते हैं ये चौथा का जलावतरण किया गया। तो आपको ध्यान रखना ये उत्तराखंड की एक चोटी दुनागिरी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसके द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया गया। दरअसल 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी। यहाँ से प्रश्न बनेंगे जो कि आप ध्यान रखेंगे, 29 फरवरी 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, जो कि राज्य में पिछले क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से यानी कि दिल्ली से जोड़ने वाला 4 लेन वाला राजमार्ग है। और इस तरह से देखें, आपको ध्यान रखना है तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, हरिमपुर और जालौन जिले से होकर गुजरेगा और बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और साथ यमुना एक्सप्रेस वे के जरिए दिल्ली से जोड़ेगा। तो इन सारे क्षेत्रों को ये एक्सप्रेस वे कवर करेगा, इन सारे क्षेत्रों से ये गुजरेगा। अब यहाँ पर आगे हमने ये जानकारी दिया कि इसके साथ ही 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 2 दिन पहले ये जानकारी आपको दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी ये विस्तार से आपको दे दिया गया कि 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा स्वराज धारावाहिक का प्रोमो लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुराग ठाकुर के द्वारा ये प्रोमो लॉन्च हुआ है। दरअसल यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आकाशवाणी भवन में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को अविस्मरणीय बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए स्वराज धारावाहिक का प्रोमो लॉन्च किया है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में इसे अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में अभी हाल ही में कह सकते हैं इस धारावाहिक का प्रोमो लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पर आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक गाथा स्वराज को 14 अगस्त 2022 को हिंदी में DD नेशनल पर और बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और अभिनेता मनोज जोशी इस धारावाहिक में कथाकार की भूमिका में नजर आएंगे। तो इससे संबंधित ये सारी जानकारी नोट कीजिए।
अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में देखने को मिला है। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला जो दर्ज हुआ आधिकारिक तौर पर ये केरल में हुआ है। ध्यान दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल राज्य में सामने आया है और रिपोर्ट के मुताबिक विदेश से केरल में लौटे एक 35 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। दरअसल यहां से ध्यान रखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के 27 देशों में मंकी पॉक्स के करीब 800 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी है। इसका जो पहला मामला मिला है भारत में, ये केरल राज्य में मिला है। केरल से रिलेटेड एक जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था, शायद कल ही, कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये सारी जानकारी नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी में अगर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, आप वहां पर विजिट करके आप सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी आपको विस्तार से दिया गया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पर जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया था तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये धन्यवाद।